वेलकम बैक बच्चों। आज जो हम टॉपिक करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा 11th 12th इस पे बेस्ड है। ऑलमोस्ट 10th क्लास का ये टॉपिक है। दिस इज नोन एज फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। मोशन सब दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन, इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, और ट्रांसलेशनल मोशन दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। मैं आपको दोनों के बारे में समझाता हूँ। What exactly is a linear motion and what exactly is a rotational motion? अगर कोई बॉडी है, लेट्स से हम एज्यूम करते हैं स्केल है, स्केल पे मैं एक फोर्स लगाऊं, ये स्केल कहीं से भी पाइवटेड या हिंज नहीं है। पाइवटेड मतलब कहीं से भी फिक्स नहीं है, राइट? अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे लीनियर मोशन। एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर मोशन। यह एक बॉल है, बॉल पे मैं अगर फोर्स लगाऊं तो ये बॉल जब तक मैं फोर्स लगाता रहूंगा ये मूव करती रहेगी, और जब मैं फोर्स लगाना रोक दूंगा तो ये बॉल भी रुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ये कब होता है? व्हेन द बॉडी इज नॉट फिक्स्ड फ्रॉम एनी पॉइंट। ये फिक्स नहीं है कहीं से, ये मूवेबल है, राइट? दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। अब मैं लेता हूं एक व्हील, इसको मैं बीच सेंटर से पाइवटेड कर दूंगा, मतलब पाइवट मतलब फिक्स्ड। अब मैं इसमें फोर्स लगाता हूं यहां पर, लेट्स से, तो ये कैसे मूव करेगी? ये ऐसे मूव करेगी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे गोल 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 गोल। ये अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये बीच से फिक्स्ड है। अगर मैं ये फोर्स यहां लगाऊं तो ये कैसे मूव करेगी? तब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, राइट? तो ये गोल गोल सर्कुलर मूवमेंट इज नोन एज रोटेशनल मोशन, whereas linear movement is known as linear motion. अब हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, या टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेट्स से मैं I'll take a stone में लेट्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर, यहां से ये पाइवटेड है, इस पॉइंट पे ये फिक्स्ड है। अब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं यहां पर, जब मैं यहां फोर्स लगाता हूं, क्योंकि यहां फिक्स्ड है, तो ये पत्थर ऐसे ऐसे स्टार्ट करेगा मूव करना इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? अगर मैं यहां फोर्स लगाता तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता। तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली? मूवमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। यहाँ पर सपोज ये 10 न्यूटन है तो मैं यहाँ 10 न्यूटन लिख दूंगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट, ये किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये मेरा एक्सेस पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसको डिस्टेंस को मैं बोलूंगा डी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। अगर ये यहां पर फिक्स्ड है C और यहां पर फोर्स लग रहा है F, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C मतलब पाइवटेड पॉइंट, जहां से फिक्स्ड है। तो इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा D। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है इन अ सिंपल लैंग्वेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरा ये डिस्टेंस लेट्स से 2 मीटर्स है और ये फोर्स 10 न्यूटन है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ? 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर्स यानी 20 न्यूटन मीटर, राइट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। डोर का एग्जांपल लेते हैं। एक डोर है, दरवाजा। ये यहां से हिंज्ड है यानी जुड़ा हुआ है दीवार पे। राइट, मेरा नॉब है दरवाजे का यहां पर। तो मैं डोर को कैसे मूव करूंगा? आई होल्ड द नॉब एंड विल रोटेट या खोलूंगा या बंद करूंगा नॉब से, तो ये डोर मूव होगा। मेरा फोर्स कहां लग रहा है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये है जहां नॉब है। और हिंज्ड पॉइंट कहां है? पाइवटेड पॉइंट यहां है। तो मैं यहां से डिस्टेंस लूंगा कितना? ये डिस्टेंस 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर खींचूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द from the line of action of the force to the pivoted point O. Let's say ये है 2 मीटर या इसको मान लेते हैं 5 मीटर। बहुत लंबा सा डोर मान लिया मैंने। और इसको मान लेता हूं मैं 20 न्यूटन। तो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? 20 न्यूटन इंटू 5 मीटर्स यानी 100 न्यूटन मीटर। अब एक चीज ध्यान से समझिए कि अगर मेरा ये नॉब यहां पर होता, मैं दोबारा बनाता हूं। अगर मेरा ये नॉब दरवाजा खोलने वाला यहां पर होता बीच में एट द सेंटर ऑफ द, और मैं यहां से फोर्स लगा के दरवाजा बंद करता, तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता ये। और मेरा डिस्टेंस होता है लेट्स से 1 मीटर, या पहले 5 मीटर था, अब हम लेते हैं इसको 5/2 मीटर। मेरा फोर्स कितना लगता? फोर्स मेरा ज्यादा लगता। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा जो डोर खोलने के लिए रिक्वायर्ड है वो है 100 न्यूटन मीटर। तो मेरा फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इंटू
2.5 मीटर्स। तो मेरा फोर्स लगेगा अब इस बार 40 न्यूटन्स। पहले कितना लग रहा था? 20 न्यूटन। तो मेरा फोर्स इस बार ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है ज्यादा? क्योंकि दो तरीके हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स को कम करने के। एक, या तो मैं फोर्स को कम कर दूं या मैं डिस्टेंस को कम कर दूं, राइट। और मूवमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मैं फोर्स को बढ़ाऊं या मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊं। यहां मैंने फोर्स कम कर दिया है। फोर्स कम कर दिया तो मुझे डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट माई मूवमेंट ऑफ फोर्स विल रिमेन द सेम। मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना रिक्वायर्ड था दरवाजा खोलने के लिए? 100 न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस था वो, राइट। तो अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम रखना है तो मुझे डिस्टेंस मैक्सिमम रखना पड़ेगा, या फिर फोर्स मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कार जैक का। कार जैक क्या होता है? कार जैक में आपने देखा होगा, मैं नीचे गाड़ी के नीचे जैक लगाता हूं और उसका जो हैंडल होता है जिसको मैं घुमाता हूं, जिससे गाड़ी ऊपर उठती है, राइट। अब गाड़ी ऊपर उठ रही है तो मुझे जितना ज्यादा मैं लंबा नॉब रखूंगा उतना मैं आराम से फोर्स लगा सकता हूं। जितना छोटा नॉब होगा उतना मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो डिस्टेंस क्या है? मुझे रखना है, लंबा रखना है, सो दैट आई कैन इजीली लिफ्ट द कार, ठीक है। तो कार जैक में फोर्स अगर मुझे मैक्सिमम रखना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो मुझे हैंडल का लेंथ भी लॉन्गेस्ट होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी कार जैक होता है उनके जो हैंडल्स होते हैं वो लंबे होते हैं। अब इसमें मैं आपको यूनिट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूवमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हुआ? एसआई यूनिट। हमने देखा था ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स हुआ न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ मीटर। तो ये मेरा एसआई यूनिट है। अगर मैं इसको ये मेरा एसआई यूनिट है। अगर इसको मैं सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कन्वर्ट करूं, सीजीएस, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स, ये याद रखिएगा। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 यानी 100 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन है। तो 1 न्यूटन मीटर कितना हुआ, यानी 1 मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ? 10⁵ डाइन मल्टीप्लाई बाय 10⁵2 सेंटीमीटर, यानी 10�7 डाइन सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10�7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो सकता है एग्जाम में एक आध बार पूछा भी गया है कि हाउ टू कन्वर्ट the SI unit of moment of force into the CGS system. और एग्जांपल्स लेता हूं मोमेंट ऑफ फोर्स का। अच्छा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स में रोटेशन होती है वो 2 टाइप की होती है। मैं पहले समझा देता हूं आपको। पहली रोटेशन, अगर मैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, इफ आई चेंज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पहले मैंने यहां फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हुआ, क्लॉकवाइज। ये क्या है? If I change the
change in point of action of force. ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू हुआ. जब क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं नेगेटिव. दूसरा, सेकंड टाइम जब मैं फोर्स लगाऊंगा यहां पर, तो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं पॉजिटिव. तो मेरे क्या चेंज हो रहे हैं? चेंज इन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. पहले मैं फोर्स का एक्शन इस पॉइंट पे लगा रहा था, इस पॉइंट पे. अब मैं फोर्स का एप्लीकेशन इस पॉइंट पे कर रहा हूं. राइट. ये फर्स्ट तरीका है. दूसरा, अभी तो हमने पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स चेंज किया है. सेकंड में हम क्या करेंगे? फोर्स ही चेंज कर देंगे, फोर्स की डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फिर से मैंने व्हील लिया, यहां पर ये पाइवेटेड है. पहले मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो ये कहां जा रहा है? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव. और सेकंड केस में मैं फोर्स लगा रहा हूं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे. अब ये कहां मूव कर रहा है? अब ये एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव. इसको समझने के लिए कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है, एक तरीका समझिए. अगर मैं स्क्रू ड्राइवर से अगर एक नट को कस रहा हूं, ये नट है मेरा, नट को कसता हूं तो ये नट अंदर की तरफ जाएगा. जब ये नट अंदर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूं इसको, स्क्रू ड्राइवर को. क्लॉक देखिए, मेरा हाथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो नट अंदर जाएगा. नट अंदर जाएगा तो ये क्या होगा? नट अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, यानी क्लॉकवाइज नेगेटिव. और अगर ये मैं इसको खोल रहा हूं, इसी नट को अगर मैं खोल रहा हूं तो मेरा हाथ कहां जा रहा है? उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये बाहर की तरफ आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव. बाहर की तरफ आना, प्लस की तरफ आने का मतलब क्लॉकवाइज, और अंदर की तरफ जाने का मतलब एंटी क्लॉक सॉरी बाहर की तरफ आने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर की तरफ जाने का मतलब क्लॉकवाइज, यानी नेगेटिव. इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. फिर से मैं एक बार समझा देता हूं. मैं स्क्रू ड्राइवर से कस रहा हूं, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना हैंड मूव कर रहा हूं, तो ये नट कहां जाएगा? ये नट अंदर जाएगा. अंदर जाने का मतलब माइनस. और अगर मैं इसको खोल रहा हूं तो ये मेरा हाथ कहां मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज मतलब नट बाहर को आ रहा है. बाहर को आने का मतलब प्लस की तरफ आ रहा है, प्लस, पॉजिटिव. तो पहला केस क्या था रोटेशन में? चेंज इन पॉइंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और दूसरा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब मैं एक
स्पैमर का एग्जांपल लेता हूं। स्पैमर क्या होता है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। ये होता है स्पैमर, जिससे हम नट को घुमाते हैं ऐसे करके, यहां से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर हम फोर्स को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, राइट। और मेरा डिस्टेंस क्या होगा हिंज्ड पॉइंट से, डिस्टेंस होगा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से हिंज्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस डी। तो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, अगर इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, एफ इंटू डी। एफ अगर 5 न्यूटन है और डी अगर 1 मीटर है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 5 न्यूटन मीटर। और इसको सीजीएस सिस्टम में बोलेंगे निकालने के लिए, तो 5 न्यूटन मीटर कितना होता है, 5 इंटू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। याद है 1 न्यूटन मीटर इज 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, अभी किया था। तो 5 न्यूटन मीटर इज 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। अब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या होता है? मैं 2 एग्जांपल देता हूं। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो पहला एग्जांपल है इसका, अगर एक बॉडी को मैं यहां फोर्स लगाता हूं F, और यहां भी फोर्स लगाता हूं इक्वल फोर्स F, तो क्या इसकी मूवमेंट होगी? नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ से बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को। ये F इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, वेरएस ये F इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। दोनों F इक्वल्स हैं, तो ये बॉडी अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगी, मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर एक बॉडी है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और ये टेबल पे रखी हुई है, इस पे इसका वेट लग रहा है W, और ये टेबल भी इस पे एग्जैक्टली इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, टेबल ओवर द बॉडी, ऑन द बॉडी जो होगा, और ये बॉडी रेस्ट पे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ W विल बी इक्वल टू F। मतलब जो वेट है बॉडी का, वो वेट बॉडी टेबल पे लगा रहा है और टेबल भी एक इक्वल फोर्स लगा रहा है बॉडी पे ऊपर की तरफ। तो ये दोनों, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम है, दोनों बराबर है, देयरफॉर द बॉडी इज एट स्टेशनरी। इसको बोलते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी इज एट मोशन, और ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना उसकी स्पीड कम हो रही है, वो मोशन में है, एक विद द सेम वेलोसिटी, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो उसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम या बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं रेन ड्रॉप का। किसका? रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप ग्रेविटी की और अपने वेट से और ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, और इस पे बायंसी लग रही है और एयर का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है।
क्या क्या लग रहा है, बायंसी एंड एयर का फ्रिक्शनल फोर्स, हवा इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। तो ये जो W होगा विल बी इक्वल टू B प्लस F। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, और ये जब स्टार्ट होती है ऊपर क्लाउड से और जब तक ये जमीन पे पहुंचती है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। दूसरा एग्जांपल, ये मूवमेंट अपनी कांस्टेंट रखेगी, न ये स्टैटिक होगी न इसकी मूवमेंट चेंज होगी या स्पीड चेंज होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से नीचे आएगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक रोप का। लेट्स से बीच में एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में एक रस्सी बंधी है और वो एक रोप घुमा रहा है, उस रस्सी पे एक पत्थर है, राइट। वो रोप घुमा रहा है। अब ये रोप क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। ये जो स्टोन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। क्यों? क्योंकि इस स्टोन पे एक लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो ये आगे पार्ट 3 में मैं समझाऊंगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्टोन पे वो बाहर की तरफ लगता है और अंदर की तरफ लग रहा है रोप का टेंशन। टेंशन क्या होता है मैंने आपको पुली में समझाया था। कभी भी रोप में कोई वेट टंगा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगती है रोप पे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन फोर्स, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, एक ही स्पीड से वो मूव करेगा, ठीक है। न ये स्टैटिक है न इसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझाता हूं। सपोज एक स्केल है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक क्वेश्चन है। ये यहां से पाइवेटेड है फ्रॉम अ पॉइंट O, सीलिंग से। यहां पर मैंने एक वेट टांगा है which is 5 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन, और यहां पर मैंने एक वेट टांगा है, दिस इज 5 न्यूटन। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट, इसको मैं मानता हूं L1, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मानता हूं L2। या हम इसको लिख लेते हैं D1 और D2, क्योंकि हम अभी तक D लेके समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक कंडीशन दी है कि दोनों बैलेंस्ड है, ना कोई नीचे जा रहा है ना कोई ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस is of 10 Newton is equal to moment of force of 5 Newton, right? सपोज ये दिया हुआ है मेरा 5 मीटर और मुझे D1 निकालना है। अब मैं देखूंगा 10 into 5 अगर मैं करता हूं should be equal to 5 into D1, राइट, क्योंकि ये पाइवेटेड पॉइंट है 0 O से ये D है मेरा डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और O से ये डिस्टेंस है मेरा डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि ना ये इस साइड नीचे जा रहा है ना ये इस साइड नीचे जा रहा है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस वेट, दिस फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस वेट should be equal। तो मेरा D1 क्या आएगा? D1 आएगा मेरा
10 मीटर्स। तो ये मेरा हो गया 5 मीटर और ये मेरा हो जाएगा 10 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया?